झरने वाले खेत में बहू का ससुराल। बाप रे, हमारा खेत इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों पर होने के कारण कितनी परेशानी होती है। रोज इतनी ऊंचाई पर पहाड़ चढ़कर आना और सब्जियां तोड़कर इतना वजन लेकर नीचे उतरना बहुत कठिन है। ऐसा लगता है खेती छोड़कर कोई दुकान खोल लूं या फिर किसी के यहाँ नौकरी कर लूं। नौकरी में अगर घर के खर्चे निकल आते तो बेटा तुम दोनों कभी खेती करने का सोचते भी नहीं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई शांत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनका कहना सही था। धनी राम जी का परिवार एक ऐसे इलाके में रहता था जो पूरी तरह पहाड़ों से घिरा था। वहीं उनका खेत ऊपर पहाड़ पर झरने के पास था, जिसके कारण उन्हें रोज अपने खेतों में खेती करने और सब्जियां तोड़ने जाना पड़ता था, जिससे उनका घर चलता था। वहीं चारों तरफ से उनका गांव पहाड़ों से घिरा होता था, जिस कारण हमेशा से धनी राम जी और गांव वालों के मन में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता था। एक दिन माँ जी, घर का पूरा राशन खत्म हो गया है, चलिए ना आप साथ में, हम आज राशन लेकर आ जाते हैं। हमारे पति और ससुर जी तो खेत में गए हुए हैं, उन्हें सब्जी लाते लाते दोपहर या 4 बज जाएंगे। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू एक काम कर, छोटी बहू को लेती जा। आधा सामान तू ले आना और आधा सामान वो ले आएगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। जिसके बाद पूर्णिमा पैसे और झोला लेकर सलोनी के साथ बाजार जाती है और वहां से घर का राशन खरीदकर जब वो वापस घर आ रही होती हैं कि तभी पहाड़ों से एक बड़ा सा पत्थर आकर बाजार की कुछ दुकानों पर गिरता है। वहां खड़े लोग वहीं दुकानों में दबकर मर जाते हैं और सब कुछ लैंडस्लाइड के कारण एक सेकंड में ध्वस्त हो जाता है। ये देखकर दोनों बहुएं हक्की बक्की रह जाती हैं। दीदी, ये 1 सेकंड में क्या हो गया? मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। घबराओ नहीं देवरानी जी, जो हो गया सो हो गया, चलो अब यहाँ से। दोनों बहुएं घबराई हुई घर आती हैं। क्या हुआ भाभी, आप दोनों ने दिन में भूत देख लिया क्या, जो ऐसे घबरा रही हो? अगर आप देखती तो आपके भी पसीने छूट जाए, जो मंजर हम देखकर आ रहे हैं। कैसा मंजर बहू? बाजार में कुछ दुकान लैंडस्लाइड के कारण ध्वस्त हो गई हैं, कई लोग भी उसमें दब गए। यहाँ रहने पर यही खतरा बना रहता है। हे भगवान, जिनके भी परिवारों को नुकसान हुआ है उन्हें ये दर्द सहने की क्षमता देना। भाभी, आपकी बात सुनकर ही मुझे डर लग गया, और जब भी सोते रहो ना, मन में एक ही बात डराई रहती है। आजकल लैंडस्लाइड के केस इतने बढ़ गए हैं, कहीं हमारे घर या मोहल्ले में ऐसा ना हो। एक तो हमारा घर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारी मुसीबत आ जाएगी। बेटी, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोल। जिसके बाद दोनों बहुएं खाना बनाने लग जाती हैं और गीता घर की साफ सफाई में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन हम तीनों जन पहाड़ पर अपने झरनों वाले खेत में जा रहे हैं सब्जियां तोड़ने के लिए। संभल कर जाइएगा। अगर आप आज लोग भी खेतों में चलते हैं तो हमारी मदद हो जाती। आज बुध बाजार है, आज सब्जियां ज्यादा लगेंगी। पापा, मैं भी चलूंगा। हाँ बेटा, तुझे तो चलना ही है, पहाड़ पर तेरा स्कूल जो है। जिसके बाद आज पूरा परिवार झरने वाले खेत में सब्जियां तोड़ने जाता है, ताकि बाजार के दिन 4 पैसे ज्यादा आ सके। वहीं खेत के पास ही चिंटू का स्कूल होता है, तो पूर्णिमा उसे स्कूल छोड़ आती है। सभी खेतों से सब्जियां तोड़कर जब वापस जाने लगते हैं तो हमारा झरनों वाला खेत कितना बढ़िया है, पानी की सुविधा, शुद्ध हवा, चिंटू का स्कूल भी पास में है। माँ जी, क्यों ना हम खेतों में ही घर बनाकर रह ले? बहू, तेरा दिमाग खराब है, इतनी ऊपर पहाड़ पर कौन रहने जाएगा? नीचे लैंडस्लाइड के डर से घुट घुट कर रहने से तो अच्छा हम पहाड़ों पर रहें तो कितना बढ़िया रहेगा। यहाँ पहाड़ों पर रोज चढ़ना उतरना, बाप रे, देखो तो अभी से सांस बोल रही है। माँ, पहाड़ों पर स्कूल है, पानी की सुविधा है, यहाँ तो दूर से पानी लाना पड़ता है, और जब ऊपर रहोगी तो जल्दी नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो रोज पहाड़ों पर जाना पड़ता है खेतों से सब्जी तोड़ने और चिंटू के स्कूल के लिए। सुलोचना और धनी राम जी बहू बेटों की एक नहीं सुनते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सुलोचना जी घर में गीता पढ़ रही होती है और दोनों बहुएं खाना बना रही होती हैं, तभी सुलोचना की नंद कांति वहां रोते हुए भागती हुई आती है। भाभी, भाभी, बहुत बुरा हुआ। ऐसा क्या हो गया ननद जी कि आप इतना फूट फूट कर रो रही हैं? लैंडस्लाइड में हमारा घर दब गया, बड़े नसीब से हमारे परिवार की जान बची है। दीदी भैया, जब तक हमारे पास घर नहीं है, क्या आप लोग कुछ दिन के लिए हमें रख लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कांति तो मेरी सगी बहन हो, और आखिर मुश्किल वक्त में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। तुम जब तक मन करे अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकती हो। थैंक यू भैया। साले साहब, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
जिसके बाद कांति अपने पति, बहू, बेटे, नाती सबके साथ अपने भाई धनीराम के 2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो जाती है और सारा दिन बहुओं से बस ये खाना वो खाना डिमांड करती रहती है। बहू 8 बज गए, अभी तक तुमने चाय लाकर नहीं दी। बुआ जी, दिन में 4 बार चाय बनती है, दूध खत्म हो गया है, अब दूध वाला आएगा तभी चाय बनेगी और हमारा दूध वाला लेट आता है। अच्छा ऐसा है, तो तब तक तू पकोड़े ही तल ले, जब तक पकोड़े बनाएगी तब तक चाय भी बनी जाएगी। हाँ बहू, और हरी धनिया और टमाटर की चटनी जरूर पीस लेना, उसके बिना पकौड़े खाने में स्वाद ही नहीं आता। जी फूफा जी। जिसके बाद दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। जब तक बुआ की फैमिली उनके घर में थी, सभी ने नाक में दम कर रखा था। न बहुएं चैन से उठ पाती थी, बैठ पाती थी, न पति चैन से सो पाते थे। पूरे 2 महीने रिश्तेदारों ने ऐसा नरक बचाया कि सभी ऊब गए थे, लेकिन बुआ की तकलीफ देखकर कोई कुछ नहीं कह रहा था। ऐसे ही एक दिन, बुआ, लैंडस्लाइड में जिनका भी घर टूटा था उनको सरकार नया घर बनाकर दे रही है। ये सुनकर बुआ जी बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद सरकार द्वारा कांति जी का घर उन्हें मिल जाता है और वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। बाप रे, बुआ ने तो नाक में ही ऐसा दम कर रखा है कि 2 महीनों में ही हालत खराब हो गई। ये रिश्तेदार भी ना बहुत चालू होते हैं। तुम दोनों बुआ के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो हमारी बुआ है, इस घर की बेटी है, कोई भी सुख दुख होगा तो हमारे पास ही तो आएंगी ना। दोनों पतियों की बात दोनों बहुएं समझ जाती हैं और शांत हो जाती हैं। वहीं आए दिन आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। अब घर वाले रात में सोते भी तो उन्हें लैंडस्लाइड के डरावने सपने आते और वो बहुत ही ज्यादा परेशान और घबराए रहते। आए दिन घर वाले एक दूसरे की सांसें चेक करते कि सब ठीक है ना, बाहर जाकर देखते कि लैंडस्लाइड तो नहीं हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन पूरे गांव में अचानक से हल्ला हो जाता है। जल्दी जल्दी सभी अपने घरों से बाहर निकलो, देखो पहाड़ का एक कोना खिसक रहा है, अगर ये नीचे गिर गया तो हम सब मर जाएंगे। अरे गांव वालों, जल्दी से अपने घरों से बाहर निकलो और दूर चले जाओ, वरना ये पहाड़ का कोना खिसका तो कोई नहीं बचेगा। ऐसे ही गांव के लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक थे और यहाँ वहां भाग रहे थे। जल्दबाजी में धनीराम जी का भी पूरा परिवार घर के बाहर आता है और जैसे ही ऊपर देखते हैं, पहाड़ का एक कोना धीरे धीरे खिसक रहा था। अरे चलो जल्दी यहाँ से, वरना इनमें से कोई नहीं बचेगा। गौतम करण दोनों अपने परिवार को सेव करते हुए घर से थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक जोर की लैंडस्लाइड होती है और पहाड़ का एक बड़ा कोना नीचे आकर गिरता है। पूरा मोहल्ला तबाह हो जाता है। सभी के घर लैंडस्लाइड में दब जाते हैं। कुछ लोग उसी मलबे में फंसकर मर जाते हैं। कुछ अपने अपनों को खोने के कारण रो रहे थे तो कुछ लोग उनका सब कुछ बर्बाद होने के कारण रो रहे थे। अब वो कहाँ जाएंगे? माँ जी, अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे? आसपास किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। यहाँ तो तेरी बुआ को छोड़कर कोई नहीं रहता। अजी, यहाँ रुकने से अच्छा हम कांति ननद जी के घर चलते हैं। वैसे भी जब उनके परिवार पर मुसीबत आई थी तो हमने 2 महीने बिना कुछ बोले उनके परिवार की सेवा की और उन्हें रहने के लिए घर दिया। हाँ पापा, अभी तो बुआ के यहाँ जाना ठीक ही रहेगा। जिसके बाद सभी कांति के घर जाते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कांति बहन जी, जीजा जी, हमारा घर लैंडस्लाइड में दब गया, हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है। क्या कुछ दिन के लिए हम तुम्हारे घर में मेहमान बनकर रह सकते हैं? क्या ये कोई धर्मशाला है साले साहब? क्या आप मुंह उठाकर चले आए? अरे मेहमान हफ्ते भर पहले बताकर आते हैं और हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम आपके परिवार को रख सके। माफ करिएगा, चाहिए तो कहीं धर्मशाला में अपना ठिकाना देख लीजिए, लेकिन हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। हाँ भैया, और मेरी बहू के बस का नहीं है कि वो आप लोगों को बना कर खिलाए। जिनके लिए धनीराम और उनके परिवार ने इतना कुछ किया, आज उनके मुंह से ऐसे कटु वचन सुनकर पूरे परिवार का मन भर आता है और लज्जा महसूस करके वहां से चले जाते हैं और फिर से उसी मलबे के पास आकर बैठ जाते हैं जहां उनका घर था। तुम तो अपनी ननद के यहाँ गई थी, क्या हुआ? बुरे वक्त में कोई भी किसी का नहीं होता। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सोचा था रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएंगे, सबने बहाना बनाकर मुंह फेर लिया। अब तो एक ही रास्ता है, हम धर्मशाला जा रहे हैं। मैं तो अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर अपने भाई के घर जा रहा हूँ। अब यहाँ हमारा क्या ही रह गया। मैं भी सोच रही हूँ अब मायके चली जाऊँ, बच्चों को लेकर पति पहले ही चल बसे, और अब यहाँ मैं कैसे रहूंगी? ऐसे ही सभी वहां से चले जाते हैं और रामधनी जी अपने परिवार के साथ वहीं बैठे रह जाते हैं। मम्मा भूख लगी है, मम्मा खाने को दे दो। बेटा, यहाँ अब क्या ही खाने को मिलेगा, थोड़ी देर सब्र कर बेटा, कुछ जुगाड़ करते हैं ना। पूर्णिमा जैसे तैसे बच्चे को बहला रही थी। एक तो घर तबाह हो गया और आज बाहर थे,
एक सेठ ने ढेर सारी सब्जियां मांगी थी, समझ नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा। ससुर की बात सुनकर दोनों बहुओं की दिमाग की बत्ती जल जाती है। पापा जी, हम यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम खेतों पर चलकर रहते हैं, यहाँ रुकने से अच्छा तो। हाँ माँ जी, पापा जी, हमने पहले ही कहा था यहाँ रहने से अच्छा हम अपने खेतों में चलते हैं, वहाँ सुकून भी है और आराम से भी रह सकते हैं। हमारा खेत ऐसा वैसा खेत नहीं है, झरने वाला खेत है। झरने का पूरा पानी हमारे खेतों में आ जाता है। क्या पानी में रहोगी? हाँ, पानी की वजह से तो हमारी फसलें भी ढंग से नहीं होती। अब देख लो जो समझ आए। घर के मर्दों को बहुओं की बात नहीं जमती, लेकिन सास। मैं भी बहू की बात से एग्री नहीं करती, लेकिन यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है कि अपने खेतों में जाकर खाने पीने का रहने का जुगाड़ करें, आखिरी तक, जब तक हमारे पास घर नहीं होता। सुलोचना जी घर की प्रमुख सदस्य थी, उनकी बात को कोई मना नहीं कर पाता और सभी पहाड़ पर चढ़ाई करके ऊपर झरने वाले खेतों में जाते हैं। रामधनी जी के पास पहाड़ों पर बड़ा सा खेत था, लेकिन झरने का पूरा पानी खेतों में आता जरूरत से ज्यादा पानी के कारण उनकी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। वाह दादी, ये हमारा खेत कितना सुंदर है। यहाँ तो बड़ा सा झरना है बगल में ही। क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम यही रहेंगे। अब तो मजा आएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ तो स्कूल भी बगल में है, इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर नहीं आना पड़ेगा। आ तो गए, इस खेत में खाएंगे क्या? यहाँ झरने के पानी से गुजरना है। अपनी अकड़ छोड़कर अपनी भाभीयों की मदद कर देगी बेटा, तो काम जल्दी हो जाएगा। पहाड़ों पर ठंड ज्यादा होती है तो हमें यहाँ लकड़ी का घर बनाना होगा ताकि हम ठंड से बच सके। और ये झरने के पानी को कंट्रोल करने के लिए दीदी हम ऐसा कर सकते हैं कि घर के फर्श को धान की पीरा से बनाते हैं। पीरा पूरा पानी ऑब्जर्व कर लेगा और वो गर्म भी होता है, उससे ना हमें ठंड लगेगी ना हमारे घर और खेतों में पानी आएगा। सिंचाई के लिए हम अलग से नाली बना देंगे तो झरने का पानी नाली के थ्रू ही खेतों में जाएगा। और रही बात लकड़ी की, तो जंगल में तो बहुत सारी लकड़ियाँ ऐसी ही पड़ी हैं। हम जंगल की लकड़ी बीनकर उसमें घर फूस से घर की छत बना देंगे। बस दीवारों के लिए लकड़ी के पल्ले की जरूरत है। हम जंगल से ही लकड़ी के पल्ले भी ले आएंगे। जिसके बाद सभी झरने वाले खेतों में घर बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। जहां दोनों बहुएं जंगल में जाकर लकड़ियां बीनना शुरू करती हैं, तो वहीं धनीराम, करण और गौतम जंगल से लकड़ी के पल्ले काट कर ले आते हैं। वहीं गीता और सुलोचना भी मिलकर खेतों में मिट्टी से चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बनाती हैं ताकि खाना बन सके। और बहुत समय से भूखे घर वाले कब तक बिना दाल पानी के रहते। दीदी, ये लकड़ियाँ तो बिन लाए हैं हम। ये धन की घर भी आ गई है। हम लकड़ी के पल्ले भी ले आए। जिसके बाद करण और गौतम मिलकर लकड़ी के पल्लों से घर की दीवार तैयार करते हैं और सलोनी और पूर्णिमा घर के और जंगल में बनी हुई लकड़ियों से घर की छत बनाती हैं। जिसके बाद घर में धान का पैरा बिछाकर घर की फर्श तैयार करती हैं और ऊपर से मिट्टी डालकर फिर से पैरा डालती है ताकि फर्श की लेयर थोड़ी मोटी रहेगी तो पानी घर में बिल्कुल नहीं आएगा। अरे वाह बहू, हमारे झरने वाले खेत में घर बनकर तैयार हो गया। ये तो काफी गर्म है। और भाभी, इसकी फर्श भी कितनी बढ़िया है। लग ही नहीं रहा कि यहाँ कभी ढेर सारा पानी जमा होता था। यहाँ तो हमें रात में ठंडी भी नहीं लगेगी, इतना गर्म है ये घर। घर तो बन गया ना, अब भूख लगी है, जल्दी से माँ कुछ बना दो, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी तो घर बना है, घर में कोई राशन भी तो नहीं है, कैसे बनेगा खाना? एक काम करती हूँ, खेतों में सब्जी तो है। सलोनी, चलो हम दोनों सब्जियाँ को उबाल लेते हैं। अभी उबली सब्जी खा लेंगे तो शाम को सब्जियाँ बेचकर तेल मसाला और बाकी सामान ले आएंगे। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद पूर्णिमा खेतों में जाकर फ्लावर, मटर, आलू और मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च बीन्स ले आती है और सुलोचना जी के साथ बैठकर सारी सब्जियां काटकर साफ करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाकर झरने से एक मिट्टी के पतीले में पानी भरती है और गैस पर रख देती है। जिसके बाद पूर्णिमा सारी सब्जी पतीले में डालकर उबाल देती है और उसे ही सभी को खाने के लिए परोसती है। कैसे दिन आ गए, अब उबली सब्जी भी खानी पड़ रही है। बेटी, शुक्र मना कि तेरी भाभी इतनी लायक है जो पेट भरने को मिल रहा है। छत मिल गई। नीचे जिन लोगों का घर हमारे घर के साथ मलबे में दब गया था, अभी भी वो लोग ठिकाना ढूंढ रहे हैं। गीता माँ की बात सुनकर शांत हो जाती है। झरने के ताजे और मीठे पानी के कारण ये मिर्च, मसाले और नमक के बिना ही उबली सब्जियां कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। प्रकृति की यही तो देन है जी।
खाना हो गया ना गौतम, करण, अब चलो जल्दी से सारी सब्जियां तोड़कर बाजार ले जाते हैं। इन्हें बेचकर राशन भी तो लाना है। हम भी आपकी मदद करवा देते हैं पापा जी। जिसके बाद दोनों बहुएं सास नंद सभी खेतों में जाकर रामधनी, करण और गौतम के साथ में सब्जियां तोड़ने लगती हैं। फिर तीनों मर्द सारी सब्जी एक बोरी में भरकर उसे बाजार में बेचने चले जाते हैं। वहीं झरने वाले खेतों में बहुएं देख रही हूँ सलोनी, पानी के कारण हमारे खेतों में कितनी सारी सब्जियां तो यूं ही सड़ जा रही हैं। सही कह रही हो दीदी, वरना हमें इन सब्जियों के अच्छे दाम मिलते। पहले इन्हीं खेतों से अच्छी फसल होती थी, लेकिन धीरे धीरे झरने का पानी बढ़ने के कारण अब कुछ नहीं होता और परेशानी अलग बढ़ गई है। माँ जी आप चिंता ना करो, अब सब ठीक होगा। क्यों जेठानी जी? हाँ देवरानी जी। जिसके बाद दोनों बहुएं खेतों में भरा पानी निकालती हैं और सड़ी गली सब्जियों को बाहर निकालकर खाद बनने के लिए एक जगह जमा कर देती हैं। अब जब ये पूरी तरह सड़ गल जाएगी तो हम इसे खेतों में डाल देंगे, तब ये जल्दी खाद का काम करेगी। अब तो हमने नाली बना दी है, खेतों में झरने का पानी केवल नाली के संपर्क से ही आएगा और जितना जरूरत होगा उतना पानी हम ले सकते हैं। फिर बहुएं सारी सब्जी के पौधे को सही करती हैं और कुछ नए पौधे भी उगाती हैं। साथ में खेतों में बिघाई बनाकर एक साइड में धान और गेहूं के बीज भी बो देती हैं। शाम में जब तीनों मर्द राशन लेकर घर आते हैं तो सभी खेतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हमारा ही झरने वाला खेत है जहाँ हमेशा पानी हुआ करता था। तुम दोनों की जुगाड़ की वजह से अब खेतों में ज्यादा फसल उग सकती है। हाँ भैया, इसलिए हमने खेतों में गेहूं चावल के बीज बो दिए हैं। एक साइड गेहूं चावल उगेंगे और दूसरी साइड सब्जियां। सोच रही हूँ थोड़ी सी जगह में सरसों और कुछ मसाले भी बो देते हैं, जिससे एक ही खेत में खाने के लिए भी सब हो जाएगा। और मसाले तो महंगे बिकते हैं। हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम्हारा आइडिया गजब का है, कोई दो राय नहीं है इसमें। हम कल ही बाजार से मसाले और सरसों के बीज ले आएंगे। जी पापा जी। गीता चल अपनी भाभीयों की खाना बनाने में मदद कर, जब देखो तब आराम करना है। कर तो रही हूँ मदद, डांटो नहीं। गीता का स्वभाव थोड़ा सा आकड़ू था, लेकिन वो मन की बुरी नहीं थी। अब जहाँ सलोनी सब्जी काट रही थी तो गीता चावल दाल धोकर पकने के लिए रख देती है और साथ में आटा लगाकर भाभी को देती है। आधा काम तो हो ही गया है, दाल चावल बन गया है और सब्जी भी कट गई है। ठीक है, मैं सब्जी छौंक कर रोटी सेक देती हूँ। फिर पूर्णिमा बाकी का बचा हुआ काम कर लेती है और सभी के सहयोग से खाना जल्दी ही तैयार हो जाता है। जिसके बाद बहुएं सभी को खाना परोसती हैं। मम्मी मुझे और दाल चावल चाहिए। अरे क्या बात है छोटे, तेरी तो खुराक बढ़ गई। चाचू यहाँ का खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है और खाने का मन भी करता है। पुराने वाले घर पर माँ खाना बनाती थी तो बिल्कुल स्वाद नहीं होता था। सही बात है भाभी, गांव में हम गैस पर खाना बनाते थे, वहाँ के खाने में स्वाद ही नहीं था। इसके बाद सभी मजे से खाना खाते हैं और आराम करते हैं। घर झरने के बिल्कुल बगल में था, लेकिन लकड़ी का घर बना होने के कारण घर वालों को बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। जब भी बहू को अच्छा महसूस ना होता तो दोनों बहुएं झरने पर जाकर बैठ जाया करती थी। उनकी सारी चिंता दूर हो जाती थी। एक दिन, दीदी आज तो घर में बहुत काम है, खाना बनाकर कपड़े बर्तन धोना है, फिर खेतों में सब्जियों की सिंचाई भी तो करनी है। इतना बड़ा झरना हमारे खेतों के बगल में है और तुम्हें कपड़े बर्तन धोने की चिंता हो रही है। बाल्टी लगाओ और ढेर सारा पानी भर लो। चलो फटाफट काम करते हैं। फिर दोनों बहुएं खाना बनाकर घर के सारे बर्तन और कपड़े बाहर लाती हैं और झरने के पानी में सारे बर्तन और कपड़े अच्छे से धोकर झरने के बगल में अपने खेतों में रस्सी बांधकर सुखा देती हैं। भाभी अब खेतों की सिंचाई करनी है ना, चलो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। जिसके बाद गीता, पूर्णिमा और सलोनी मिलकर झरने के पानी में खेतों की सिंचाई करती हैं ताकि फसल अच्छी हो सके। ये क्या, सिंचाई करते करते हमारे कपड़े गंदे हो गए। देख रही हो गीता और सलोनी, कितनी मिट्टी लगी है हम तीनों के कपड़ों में। यार सुबह ही नहाई थी भाभी, अब नहाने का मन नहीं कर रहा है। अगर हम झरने के नीचे नहाएंगे तो फिर भी चलो ना, आज हम झरने के नीचे नहाते हैं। कितना दिन हो गया हमें यहाँ आए हुए, एक बार भी हमने झरने के नीचे नहीं नहाया है। आज ये मजे भी करके देखते हैं। सलोनी की बात से पूर्णिमा और गीता में भी जोश आ जाता है और देवरानी, जेठानी, नंद तीनों लोग झरने के नीचे नहाने जाती हैं। तीनों बड़े मजे से झरने के पानी में नहाती हैं और खूब आनंद उठाती हैं। आज तो यहाँ नहाकर मजा ही आ गया। खेतों के बगल में झरना होने का कुछ तो फायदा है भाभी। कुछ नहीं, बहुत फायदा है। हमने ऐसी जिंदगी कभी गांव में जी ही नहीं जैसे हम यहाँ जी रहे हैं। किसी की चिंता नहीं कि आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, ना हमारी चीजों में कोई दखल देने वाला है, ना ही नजर लगाने वाला। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो।
चलो अब घर चलते हैं, वरना माँ जी डांटेंगी कि कितनी देर से झरने के नीचे नहा रही हो। तीनों घर आकर कपड़े बदल लेती हैं। वहीं दोनों बहुएं घर के साथ साथ खेतों में भी काम संभालती हैं। घर झरने के बगल में था, इसलिए थोड़ी बहुत देखरेख की जरूरत पड़ती थी। पूर्णिमा और सलोनी हमेशा घर की देखरेख करती ताकि कहीं से घर में पानी ना आए और लकड़ियां खराब ना हो। एक दिन, ओह शिट, आज तो चिंटू की टिफिन बनाने में बहुत देर हो गई। अब तो ये लेट हो जाएगा। माँ, कितना चिंता करती हो आप मेरा। स्कूल अब बस 5 मिनट की दूरी पर है। ये तो अच्छा है कि पहाड़ों पर स्कूल होते हैं। अब देखो, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है और आराम से मैं 5 मिनट में स्कूल पहुँच भी जाऊंगा और 5 मिनट में छूटने के बाद वापस घर भी आ जाऊंगा। हाँ, फिर मुझे भी अपने राजा बेटे की चिंता नहीं होगी। जिसके बाद पूर्णिमा चिंटू को टिफिन देकर उसे स्कूल छोड़ने चली जाती है, जहाँ उसके स्कूल में चिंटू के दोस्त की मम्मियाँ मिल जाती हैं। आप ही हो चिंटू की मम्मी? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? चिंटू मेरे राहुल से बता रहा था कि आप लोग झरने के खेतों में बने ससुराल में रहते हो। बहुत बहादुर हो आप, मानना पड़ेगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये सुनकर पूर्णिमा को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों बहुएं ससुर पति के बाजार जाने के बाद दिन रात खेतों में लगी रहती और अनाज और सब्जियों की खूब सेवा भी करती, जिससे कुछ ही दिनों में फसलें बहुत अच्छी तैयार होती हैं और खड़ी हुई सब्जियों की खाद बनाकर डालने से अनाज और सब्जियों को अच्छा पोषण भी मिलता है। अरे, हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे खेतों में आज से पहले कभी इतना अनाज और सब्जियां नहीं होगी हैं। क्यों पापा? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है और ये सब बस हमारी बहुओं के कारण ही संभव हो पाया, वरना कभी हमारे इतने अच्छे दिन ना आ पाते। अब तो अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं पापा। चलो अब सब्जी बेच कर आते हैं। आपकी की सब्जी हर बार से ज्यादा ताजी और पौष्टिक लग रही है। फिर दोनों बाप बेटे और धनीराम जी सब्जियां बेचने बाजार जाते हैं, जहाँ आज पहले से ज्यादा ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं। अरे भाई साहब, क्या बात है, आजकल तो आपके यहाँ की सब्जी बहुत बढ़िया आ रही है। इससे पहले ऐसी सब्जी क्यों नहीं लाते थे? अरे, व्यवसाय में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है साहब जी, बताइए क्या दूं? अरे, आलू, मटर, बैंगन, गोभी, साथ में हरी धनिया और मिर्च भी दे देना। राम के कहे मुताबिक करण सारी सब्जियां तोलकर उसके झोले में डाल देता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। धनीराम जी की ग्राहक संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बाजार में और भी सब्जी की दुकानें थी, लेकिन सभी ग्राहक धनीराम जी के ठेले से ही सब्जी खरीदते थे, क्योंकि उनके यहाँ ताजी सब्जियां मिलती थी। एक दिन, हाँ बहू, सही कह रही हो, जल्दी इसे काटने का काम शुरू करते हैं, तभी तो अच्छे पैसे कमा पाएंगे। अभी तो धान और गेहूं की डिमांड भी है बाजार में। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं पति के साथ मिलकर खेत के गेहूं चावल की फसल भी काट लेती हैं और उन्हें पीट कर धान और गेहूं की बोरियों में भर देती हैं, जिसके बाद करण और गौतम सारा अनाज बाजार की बड़ी मंडी में ले जाकर बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। और शाम में, हमें लगता था कि हमारा खेत झरनों के पास है, इसलिए हमारे लिए नुकसान है, लेकिन सलोनी और पूर्णिमा भाभी, आपने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। हम जिस खेत को ये सोचते थे कि किसी काम का नहीं है, वो तो हमारी जिंदगी बदलने की वजह बन रहा है। देवर जी, हर चीज काम की होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, भूल यहाँ होती है। ऐसे ही दिन बीते। अब पूरा परिवार झरने वाले खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करता है, जिससे खेतों में रोज ढेर सारी सब्जियां उगती। वहीं बहुएं दाल गेहूं भी उगाती और सरसों का तेल निकाल कर उसे भी बेचती। मसाले भी महंगे दाम पर बिकते, जिसके कारण कुछ ही दिनों में झरने के खेत में रहने वाले ससुराल वालों की स्थिति में सुधार आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन, पता है भाग्यवान, हमारा जो घर लैंडस्लाइड में गिरा था, सरकार उसके बदले घर तो नहीं दे रही, लेकिन मुआवजे में 4 लाख रुपए दे रही है। अरे वाह जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे तो हम वही नया घर बनवा सकते हैं। और हमारे पास भी अब घर बनवाने के पैसे इकट्ठे हो ही गए हैं माँ। अब की बार बड़ा घर बनवाएंगे, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा महल बनवाएंगे और फिर से लैंडस्लाइड होगा और हमारा घर मिट्टी में मिल जाएगा। पूरा जीवन तो इसी के लिए बना है ना। बहू, फिर हम क्या करें, तू ही बता। पापा जी, हम यहाँ 6 महीने से रह रहे हैं और यहाँ झरनों के खेत में रहकर भी हमें वो सुकून मिल रहा है जो नीचे गांव में नहीं था। यहाँ आने के बाद खान पान, बिजनेस, स्वास्थ्य सब कुछ बेहतर हो गया। तो मेरा तो कहना था कि क्यों ना हम अपने इस छोटे से लकड़ी के घर की जगह बड़ा मजबूत घर बनवा ले। और यहाँ तो हमें कोई नुकसान नहीं है, पहाड़ होने के बाद भी हर सुविधा है। बिजली कम आती है, लेकिन बिना बिजली के भी बिजली की कमी नहीं खलती। सही कहा है दीदी ने, जितना सो किया है उतना नीचे गांव में कभी नहीं मिला। चाहिए तो 2 कमरे बनवाकर हम तो घर पर रेंट भी दे सकते हैं, कुछ आमदनी ही बढ़ जाएगी। वैसे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है, लोगों को घरों की जरूरत है।
सलोनी और पूर्णिमा दोनों बहू की बात घर वालों को सही लगती है, जिसके बाद सभी झरने के खेतों में ही अपना नया और बड़ा सा घर बनवाते हैं, जहां सभी के अपने कमरे थे और घर ऐसा बनवाते हैं कि बीच में से झरने का पानी उसके घर से बहता है। देखने में उनका घर बहुत सुंदर होता है। वाह चाची, मम्मी, पापा, चाचा, दादा, ऐसा घर तो हमने बस कार्टून में देखा था, ये तो रियल में है। हाँ चिंटू, क्योंकि ये हमारा घर है, सिर्फ हमारा घर। जिसके बाद सभी झरने के खेतों वाले घर में खुशी से रहने लगते हैं। वहीं बहुएं गांव वाले घर की जमीन पर दूसरा 2 कमरे का घर बनवाकर उसे किराए पर दे देती है, जिससे घर वालों की आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब सभी मजे से कमाते खाते हैं और झरने वाले ससुराल में दोनों बहुएं खुशी से रहने लगती हैं।